हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। रीतिकाल के अंदर भी हमने जो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं थी, रीतिकाल की जो समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने क्या मानी है वो देख लिया है। रीतिकाल से संबंधित जुड़े हुए प्रमुख जो संप्रदाय थे उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर हम जो संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हिंदी से संबंधित है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये जो सारी वीडियो है कंटिन्यू है, फर्स्ट ग्रेड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे अपलोड है, आप जाकर उसको कंटिन्यू देख सकते हो। अब बात करते हैं हम रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, उनमें जो पहला नाम आता है वो आता है केशवदास का। केशवदास है वो रीतिकाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। केशवदास है वो रीतिकाल के कवि है। यानी 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आश्रयदाता की बात करें केशवदास के तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी जो केशवदास है उसके जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, यानी ओरछा के जो राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके आश्रय में ये रहते थे, आगे थे। केशव के संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध है, यानी एक उक्ति है वो प्रसिद्ध है, कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताई। यानी जो केशवदास है उस केशवदास के संबंध में जो उक्ति है, एक लाइन है, वो क्या है? कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताई। कई बार मैंने जिक्र कर लिया, एक बार फिर बता दे कि जब राजा महाराजाओं का दरबार लगता था और वहां पर जो कवि सम्मेलन होता था, कविताएं जो एक दूसरे जो कवि है वो अपना प्रदर्शन करते थे, तो उस टाइम जो राजा है वो अगर किसी कवि की कविताएं उसे पसंद हो, कोई कवि उसे पसंद हो और उसको वो विदाई नहीं देना चाहता था, उसको विदाई नहीं देना चाहता था कि वो यही दरबार में ही रहे, तो वो उनसे क्या करते थे? केशव की रचनाओं का अर्थ पूछते थे और उनसे कहते थे कि आप ये अर्थ बताइए और फिर आप जा सकते हो। अब केशव क्या है? केशव की जो कविताएं उनका अर्थ है वो बहुत ही कठिनाई से निकलता था। हर कवि है जिसको गहराई से नॉलेज नहीं होता था वो इनकी कविताओं का अर्थ नहीं बता पाता था। इसलिए कहा है कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताई। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत का हृदयहीन कवि कहा है। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, यानी रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, ध्वनिवादी आचार्य अलग अलग है। तो केशव हमारे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। केशव कौन से थे? केशव अलंकारवादी आचार्य थे। ये हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। यानी हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक कवि कौन है? आचार्य केशव है, केशवदास माने जाते हैं। अब प्रमुख एक पंक्ति है, केशव केसन अस करी जिये दुख प्रकट करही चंद्रवदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। ये भी मोस्ट उक्ति है, इसका भी आपको थोड़ा अर्थ बता देता हूं। केशव केसन अस करी, केशव केसन का मतलब होता है बाल, अस का मतलब होता है ऐसा, जिये दुख प्रकट करही यानी जिये का मतलब हृदय, हृदय के अंदर दुख हुआ, हृदय के अंदर दुख हुआ। चंद्रवदनी, चंद्र का मतलब चांद हो गया, वदन का मतलब शरीर हो गया। मृग, मृग का मतलब हम यहां से जो मृग है वो अपने हिरण। लोचन का मतलब आंख हो गया। बाबा कही कही जाए। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। यानी केशवदास कहता है कि मेरे जो बाल है इन बालों ने मेरे साथ में ऐसा किया जिसके कारण मेरे को दुख हो रहा है। केशव ने अपना दुख प्रकट किया है। बालों ने क्या किया? चंद्रवदनी यानी चांद के जैसा उनका शरीर है, वदन है। मृगलोचनी, मृग के समान उसकी आंखें। वो जो लड़की है वो मेरे को बाबा कहती है, क्योंकि बाल है वो सफेद हो गए हैं। बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। तो केशवदास कह रहे कि बाल सफेद हो गए, इसी कारण से मेरे को जो ये चंद्रवदनी जो
लड़कियां हैं मर्ग के समान जिनकी आंखें, वो मेरे को बाबा कहती है। यानी बाल सफेद हो गए तो आदमी बुढ़ा लगने लगता है। तो इसलिए ये क्या करे कि केशवदास कहते हैं कि ये सारा काम बालों का है, अगर बाल सफेद नहीं होते तो ये आज मेरे को बाबा नहीं कहती। आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक रसिक प्रिया मोस्ट रचना है। इसका रचना काल है वो 1591 ईस्वी। इसके अंदर 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया है, इसके अंदर क्या है, 16 प्रकाश है। फिर हमारा है कवि प्रिया, 2 नंबर की रचना, ये 1601 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें 16 प्रभाव है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इसके अंदर 16 है और इसके अंदर भी 16 है, परंतु इसमें 16 प्रकाश है, यानी जो पाठों का नाम प्रकाश दे रखा है और इसके अंदर प्रभाव दे रखा है, ऐसे याद रखना है। तो कवि प्रिय है, कवि प्रिय है। अब इसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, मैंने जो तरीका काम में लिया उसके हिसाब से आपको बता दूं। देखिए अब प्रिया दोनों में है, प्रिया दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरी बात है 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, तो ये तो कोई झंझट वाली बात नहीं है भाई, प्रिय भी आएगा और 16 भी आएगा। अब हमारे को दिक्कत यहां आ रही है, इसके अंदर रसिक है और इसके अंदर कवि है, इसके अंदर रसिक है और इसके अंदर कवि है। भाई यहां से हमने रसिक लिया और यहां से कवि लिया। अब इसके अंदर प्रभाव है, प्रभाव है और इसके अंदर प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए यहां पर स आ रहा है और इसमें भी स आ रहा है, रसिक में स आ रहा है और इसमें भी दोनों में स आ रहा है, तो इसलिए रसिक है तो प्रकाश है। कवि है, यहाँ पर वह आ रहा है तो इसमें प्रभाव है, वह आ रहा है। तो कहने का मतलब इस प्रकार आप थोड़ा टच अटैच करके, क्योंकि जहां एग्जाम होता है एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है और प्रेशर से फिर दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं। तो थोड़ा आप ट्रिक लगा लीजिए, ऐसा आप करोगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। ये आप ऐसा भी नहीं है याद नहीं होता, रसिक प्रिया 16 प्रकाश ऐसे भी याद हो जाएगा, पर वहां कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम, यार प्रकाश था प्रभाव था, ऐसे बहुत सारा टेंशन होता है। तो आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो, इसमें अलंकारों को महत्व दिया गया है, यानी इसके अंदर क्या है, अलंकार है। 16 प्रभाव है जो कवि प्रिया उसके अंदर। अब देखो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिनुनु विराजहि कविता वनिता मीत, कविता वनिता मीत। ये कह रहा है कि यद्यपि, इसलिए इनको अलंकारवादी आचार्य कहा गया। ये कह रहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यानी कोई भी अगर अच्छी जाति की हो, जैसे मान लिया कविता हो गई, कविता हो गई, और वनिता का मतलब जो स्त्री मान ली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो स्त्री और कविता है वो दोनों किससे शोभायमान होती है, वो अलंकारों से शोभायमान होती है। अलंकार का मतलब हमारे कविता के लिए अलंकार है जो हम अलंकार काम में लेते हैं, और स्त्री के लिए अलंकार का मतलब आभूषण होता है, आभूषण होता है। क्योंकि आभूषण है वो क्या करते हैं, आभूषण, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो स्त्री की सुंदरता होती है वो सुंदरता उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। स्त्री और कविता इसके अंदर सुंदरता पहले से मौजूद होती है। अलंकारों का और आभूषणों का काम क्या होता है कि उस सुंदरता को बढ़ा देना, सुंदरता को बढ़ाना और सुंदरता को पैदा करना, इसमें फर्क है। तो ये सुंदरता को पैदा नहीं करते, अलंकारों का काम क्या है, सुंदरता को बढ़ाना है, न कि सुंदरता को पैदा करना है। जो स्त्री कुरूप होती है, जो स्त्री कुरूप होती है उसको आप चाहे जितने गहने पहना दीजिए वो सुंदर नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये सुंदरता स्त्री में पहले से मौजूद होती है, उस सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं आभूषण। और कविता में भी यही होता है कि कविता में वो जो चीजें पहले से मौजूद होती है, अलंकारों से उसमें क्या एक रोचकता आ जाती है, उसमें थोड़ा एक अलग प्रभाव चमत्कार हमारे को नजर आता है। तो याद रखना है, आभूषणों का काम, अलंकारों का काम सिर्फ सुंदरता को बढ़ाना है, न कि पैदा करना। तो ये कहे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त, यानी चाहे वो अच्छी जाति की हो, अच्छे वर्णों की हो, अच्छे कुल की हो, कैसी भी हो स्त्री। ठीक है, ठीक है, भूषण बिनु ने विराज ही कविता वनिता भी, यानी अगर उसके भूषण बिनु ने उसके गहने नहीं है, यानी स्त्री चाहे कैसी भी हो, अगर जब तक उस पर गहने हम नहीं लगाते हैं, गहने नहीं पहनाते हैं, तब तक वो सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार कविता है कि कविता के अंदर अलंकारों का प्रयोग नहीं करते तो वो कविता है वो सुंदर या अच्छी नहीं लगती है। आगे देखो रामचंद्रिका,
रामचंद्रिका है 1601 ईस्वी में, इसमें 39 प्रकाश है, यानी दो ऊपर कवि प्रिया और रसिक प्रिया थी, उसमें 16 प्रकाश और प्रभाव थे, और यहाँ पर क्या 39 प्रकाश है रामचंद्रिका में। और रामचंद्रिका एक मोस्ट रचना है केशवदास की, ये महाकाव्यात्मक रचना है, यानी महाकाव्य की श्रेणी में माना गया है रामचंद्रिका को। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है, यानी इसमें बहुत सारे छंद काम में लिए, इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो रामचंद्रिका केशवदास की रचना उसको छंदों का अजायब घर कहा है। वीर सिंह देवचरित्र 1607 ईस्वी में रचित है। आगे देखो 5 नंबर है रतन बावनी 1607 ईस्वी में रचित है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में रचित है, और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में रचित है। अब दिक्कत यहां आ रही है कि इनकी जो रचना है नाम याद रह जाएंगे। अब वो रचना है, इन रचनाओं को याद कैसे करेंगे, क्योंकि रचनाओं का जो डेट है यहाँ से हमारे को एक तो रचनाओं का जो डेट है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब 1600 जैसे किसी का एक पूछ लिया, अब 1607 है 1612 है, अलग अलग जो डेट दे रखी है, तो एक तो इनसे तारीख पूछी जाती है कि भाई ये कब, सन पूछी जाती है, तारीख नहीं पूछते, सन पूछते हैं। दूसरी बात है इनमें से केशवदास की रचना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते तो वो भी गलत हो जाए। एक इसको क्रम से पहले कौन सी थी, फिर 2 नंबर पे कौन सी थी, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इस प्रकार का क्रम पूछा जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला, एक छोटा सा सूत्र बनाया जिसमें हमारे सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सूत्र देखिए, सूत्र क्या बनाया है, रसिक कवि रामवीर रत्न विज्ञान जहांगीर, रसिक कवि रामवीर रत्न विज्ञान जहांगीर। अब देखो रसिक से हमारा हो जाएगा रसिक प्रिया, कवि से हो जाएगा कवि प्रिया, राम से हो जाएगा रामचंद्रिका, वीर से हो गया वीर देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो कहने का मतलब सारे हमारे केशव की रचनाओं के नाम याद हो गए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। ये तो हो गए इनके क्रम से नाम, क्रम से नाम हो गए। अब यहाँ से आप कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो आपको कोई भी पूछे कि केशव की रचना कौन सी है, तो आप इनका सूत्र लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रचनाएं केशव की है। ये नाम आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो नाम याद आ जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ से वो क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे कि कौन सी रचना पहले है कौन सी बाद में, तो उसका क्रम से आपको पूछेंगे, तो मैंने इसको क्रम से सेट किया, रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर, तो वो क्रम वाला क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद में इनकी आपको सन पूछेंगे, भाई कौन सी सन में, तो देखो रसिक प्रिया है वो 1591 ईस्वी में, 1591 यानी 1591 में एक, बाकी सारी 1600 में है, तो रसिक प्रिया है वो 1591 ईस्वी में हो जाएगी। फिर आपके बाद में कवि और राम को मैंने एक जगह लिया, तो कवि प्रिया और जो रामचंद्रिका वो 1601 ईस्वी में है, ठीक है। दो रचनाएं, यानी दो रचना, एक रचना है जो कहने का मतलब 1591 की एक ही सन है, 1591 की एक ही सन है, बाकी सारी 1600 में है, तो 1591 में एक ही सन है तो एक ही रचना है, तो 1591 में सिर्फ जो आगे वाली रसिक प्रिया वो है, फिर आगे 1601 आता है, तो 1601 में हमारे को दो रचनाएं रखनी है, 1601 में दो रखनी है, तो यहाँ से हम दो नाम ले लेंगे, तो कवि प्रिया और रामचंद्रिका वो 1601 में हो जाएगी। फिर दो नाम और लेंगे, वीर सिंह देवचरित्र और रतन बावनी है, वो हमारी क्या है 1607 में है, 1607 में, तो 1601 से 1607 हो जाएगा। फिर हमारे आगे क्या बचा, विज्ञान गीता है, तो वो 1610 में, फिर जहांगीर जस चंद्रिका वो 1612 ईस्वी में। एक बार सिर्फ इतनी सी लाइन है जिसको आपको याद करना है और केशव का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सारी चीजें याद हो जाएगी। वो पहले मैंने आपको बता दिया, 16 प्रकाश और प्रवाह वाली जो घटना है वो आप किस प्रकार देखोगे, किसमें क्या है, ठीक है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। अब आगे हमारा है बिहारी, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने केशव के बारे में पढ़ा है और केशव के बारे में इतना शानदार तरीके से पढ़ लिया है कि केशव से संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बाकी गाइडों में बहुत सारा लंबा चौड़ा मैटर दे रखा है, आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, जितना आपके पास में टाइम है जितना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कम पढ़ो पर वो पढ़ो जो एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।